आज हम लोग जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पर हम लोग वार्ता करेंगे वो क्वेश्चन है अमेरिका अमेरिका के संविधान में संघवाद। यह 4-5 पेज का एक छोटा सा क्वेश्चन होता है और ये बहुत अंक देता है, आपको बहुत अच्छा अंक ये प्रदान करता है। तो पहले इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए। और प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार। इस प्रश्न को समझ लीजिए आप लोग। प्रश्न आता है, और केवल सुनिए, सावधानी पूर्वक सुनिए। मैं हिंदी अंग्रेजी में बोलता जाता हूं, पीडीएफ रहेगा, आपको समझ लेना है। प्रश्न आता है, अमेरिका अमेरिकी संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द मेन फीचर ऑफ द अमेरिकन फेडरल सिस्टम। अमेरिका की संघीय व्यवस्था के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द अमेरिकन फेडरल सिस्टम। तो ये अमेरिका की संघीय व्यवस्था पर हम लोगों को लिखना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि संघ का जन्म इकाइयों से मिलने से होता है और संघ समझौते या संधि का परिणाम होता है। ये पहले ही मैं बता चुका हूं। संघ शब्द अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से बना है, उसी का पर्याय है। और फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोएडस शब्द से बना है। अंग्रेजी का फेडरेशन और लैटिन भाषा का फोएडस शब्द का अर्थ संधि या समझौता होता है। एक बार मैं पुनः बता दूं कि संघ शब्द अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से बना है या फेडरेशन शब्द का पर्याय है। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोएडस शब्द से बना है। अंग्रेजी का फेडरेशन और लैटिन का फोएडस का अर्थ संधि या समझौता होता है। इस प्रकार समझौते से बने हुए राज्य को संघ कहते हैं। इस प्रकार समझौते से बने हुए राज्य को संघ कहते हैं। अमेरिकी संघ का जन्म अमेरिका के 50 इकाइयों के पारस्परिक समझौते से हुआ है। अमेरिका जो संघ वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह 50 राज्यों के सहमति और समझौते का परिणाम है। 50 राज्यों की सहमति और समझौते से अमेरिका का अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ है। The words Sangh is synonymous with the English word federation. The word federation is derived from the Latin words foedus, the English word federation, and the Latin word foedus means treaty or agreement. The, the state formed in this way by arrangement is called a federation or union. The American Federation was born out the mutual agreement of 15 units of the America. The words Sangh is synonymous with are the words federation or union is synonymous with the English word federation. The word federation is derived from the Latin words fedus. The English word federation and the Latin word foedus mean treaty or agreement. The state form is the way is this way by agreement is called a federation or union. The American Federation was born out of the mutual agreement of 50 units of the America.
और इसी चीज को बहुत ध्यान में रखते हुए, दृष्टिपथ में रखते हुए, प्रोफेसर डायसी ने अमेरिकी संघ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अमेरिकी संघ राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला समझौता है। डायसी ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रीय एकता और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने का के समझौते का नाम अमेरिका का संविधान है। दूसरे शब्दों में कहे तो डायसी महोदय यह कहना चाहते हैं कि अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें अमेरिका की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित रहे, अमेरिका की एकता और अखंडता भी बनी रहे, और राज्यों के बीच, राज्य और केंद्र के बीच, राज्य या संघ के बीच एक हार्मनी या समन्वय भी बना रहे, ऐसा डायसी कहते हैं। इसी प्रकार संघ को विश्लेषित करते हुए बड़े विद्वान गार्नर ने कहा है कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के अधीन या संघ की सरकार या केंद्रीय सरकार के अधीन राज्य की सरकार चलती है। राज्य की सरकार को भी राज्य की सरकार भी अधिकारों से युक्त होती है, अर्थात राज्यों की सरकारों को के पास भी अधिकार होता है। केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार क्रमशः दोनों सरकार संघ का अनिवार्य अंग होती हैं या संघ की भाग होती हैं। तो गार्नर महोदय ये कहना चाहते हैं कि संघ के अधीन राज्य की सरकारें होती हैं, राज्य की सरकारों के पास भी पर्याप्त अधिकार होता है, और केंद्र की सरकार या संघ की सरकार और राज्यों की सरकार दोनों ही संघ का अनिवार्य भाग होती हैं, ऐसा गार्नर महोदय ने कहने का प्रयास किया है। While explain the American Federation, Professor Dicey had said that the American Federation is an agreement to establish national unity and coordination between the states. Similarly, while in analyzing the federation, Garner has said that the union or federation is a system in which the government of the states runs under the central leadership. State governments state governments are also improved. The central government and the state government of this state respectively are part of the federation. तो संघ की सरकारें और राज्य की सरकारें दोनों ही संघ का अनिवार्य अंग होती हैं। अब हमको देखना है कि संघ की सरकार और राज्यों की सरकार के बीच यह जो महत्वपूर्ण तत्व हैं संघवाद के, ये हमारे संविधान में कैसे विद्यमान हैं, संघ के कितने तत्व विद्यमान हैं। तो जितने एलिमेंट्स हैं संघ के, वो अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला, दो सरकारों का अस्तित्व। यह जब अमेरिका के संविधान की विशेषता आपको ऑफलाइन क्लास में मैं बता रहा था, तो आप सबको ज्ञात है कि अमेरिका में दो सरकारों का अस्तित्व है। एक तो अमेरिका का निर्माण करने वाले अमेरिका की 50 इकाइयों ने मिलकर अमेरिका का संघ बनाया है, तो एक हो गई संघ की सरकार, और उसके पैरेलल राज्यों की 50 राज्यों की सरकार। तो जहां भी संघ होता है वहां दो सरकारों का अस्तित्व किसी भी संघवादी राज्य में संघ की सरकार और राज्यों की सरकार समानांतर रूप से होती हैं। एक संघवादी राज्य में प्रभुत्व का विभाजन होता है, एक संघवादी राज्य में सरकार का, प्रभुत्व का, अथॉरिटी का डिवीजन होता है संघ की सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच। Existence of the two governments in any federalist state, the government of the federal and the government of the states exist in the parallel.
इन इन ए फेडरल स्टेट दिस इज डिवीजन ऑफ डोमिनियन। यह प्रभुत्व का या संप्रभुता का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी का दो भागों में विभाजन होता है, संघ में और राज्यों में, संघ की सरकार और राज्यों की सरकार। इसकी दूसरी संघवाद का जो विशेष कैरेक्टर होता है या विशेष तत्व एलिमेंट्स होता है वह है शक्ति का विभाजन। जहां भी संघ होता है वहां दो सरकारें हैं तो शक्ति का विभाजन होगा। तो शक्ति का विभाजन, शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिका के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन के क्रम में बची हुई शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। यह अमेरिका के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शक्तियों का विभाजन होता है संघ के और राज्यों के बीच। यह अमेरिकी के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ संघ की शक्ति कितना शक्तिशाली केंद्र की सरकार होगी और कितना राज्यों की सरकार होगी, कितना अधिकार संघ की सरकार का होगा और कितना अधिकार राज्य की सरकार का होगा। यह स्पष्ट विभाजन अमेरिका के संविधान के द्वारा संघ और राज्यों में कर दिया गया है। संघ और राज्यों का जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें जो बची हुई शक्तियां, जिसकी परिभाषा संविधान में नहीं की गई है कि कौन शक्ति संघ की है और कौन राज्य की है, ऐसी बची हुई शक्तियों को राज्यों को दे दिया गया है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स इज सर्टेनली the most important elements of the federal system. Under the federal government, power is divided by the constitution between the central government and the government of the units or states. There is a clear division of power between the union and the states in the US Constitution. As per the division of power, the remaining powers have been given to the states. This is a important feature of the US Constitution. यह अमेरिका की संविधान की संघवादी व्यवस्था की संघवाद का सबसे बड़ा लक्षण है कि यहाँ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और जो बची हुई शक्तियां हैं, जिसकी परिभाषा, जिसकी परिधि न केंद्र में है न तो राज्य में है, वो शक्तियां, ऐसी अपरिभाषित शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। यह अमेरिकी संघीय व्यवस्था का या अमेरिका के संघवाद का, फेडरल सिस्टम का सबसे बड़ा साइलेंट फीचर है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा तत्व है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विभाजन है और शक्तियों का विभाजन जब केंद्र और राज्य के बीच होता है, जब संघ की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच होता है, दो शक्तियां आपस में टकराती हैं, तो देखा जाता है कि संविधान में क्या लिखा गया है। तो फिलाडेल्फिया नगर में बैठ करके अमेरिका के संविधान की कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां बनाई गई और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्टतः बांट दिया गया कि कितना अधिकार कार्यपालिका को, कितना अधिकार व्यवस्थापिका को, कितना अधिकार न्यायपालिका को और कितना अधिकार संघ की सरकार को और कितना अधिकार राज्यों की सरकार को होता है। यह सब स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है। अर्थात संविधान ही शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है। संघ की सरकार और राज्यों की सरकार अपनी अपनी शक्तियां संविधान से ही ग्रहण करती हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां भी संविधान द्वारा निर्धारित और परिभाषित की गई हैं। इस प्रकार संघ की सरकार एवं राज्यों की सरकार की शक्ति का निर्धारण भी संविधान ही करता है। अतः अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च है। अमेरिका का संविधान ही शक्ति का एकमात्र आधार है। कार्यपालिका की शक्ति का आधार
अमेरिका का संविधान। अमेरिका की व्यवस्थापिका की शक्ति का आधार अमेरिका का संविधान। अमेरिका की न्यायपालिका की जितनी शक्तियां हैं और अमेरिका का सर्वोच्च संघीय न्यायालय जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, वह समस्त शक्तियां कहां से आती हैं? अमेरिका के संविधान से। इस प्रकार अमेरिका का संविधान क्या है? सर्वोच्च है। इसे मैं भारतीय अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को दिखाते हुए भी आपको बताया है, और यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ supremacy of the constitution has been adopted in the constitution of the United States of America. The constitution of America, the constitution of America created by the Philadelphia Conference is the source of the powers of the executive, legislature and judiciary. Similarly, the Constitution also determines the power of the federal government and the state governments or union governments of the state government. Therefore, the Constitution is supreme in the America. Constitution is the supreme of the America. The Constitution of America is only basis of power. एकमात्र तीनों शक्तियों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियों का स्रोत या बेसिस, उसका आधार क्या है? बेसिस ऑफ द पावर्स ऑफ द एजुकेटिव, ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, पावर्स ऑफ द जुडिशियरी इज बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के समस्त शक्तियों का स्रोत, अमेरिका के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और संघ की और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों की शक्तियों का स्रोत क्या है? संविधान। और इसीलिए वहां संविधान क्या है? सर्वोच्च। अन्य लक्षण क्या है न्यायपालिका की सर्वोच्चता? अभी आपने देखा, हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर चर्चा की कि वहां पर 2 सरकारों का अस्तित्व है। तीसरा हम लोगों ने देखा, पहला हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में 2 सरकारों का अस्तित्व है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहां पर स्पष्ट शक्ति का विभाजन है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि संविधान की सर्वोच्चता है। और चौथा संघवाद का महत्वपूर्ण लक्षण है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता न्यायपालिका की सर्वोच्चता, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। संघ सरकार और राज्यों की सरकार में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा अमेरिका में सर्वोच्च संघीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय संविधान की रक्षा करने वाला निकाय है। ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी, जो संविधान की रक्षा करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि न्यायिक सर्वोच्चता को ही संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता कहा जाता है। तो न्यायपालिका सर्वोच्च क्यों है? उसकी सुप्रीमेसी का कारण क्या है कि राज्य की सरकार और संघ की सरकार अगर आपस में प्रतिस्पर्धा करती है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है, तो इस पर निर्णय देने का अधिकार और संविधान को सुरक्षित रखने का अधिकार, संविधान अमेरिका राज्य के संघवाद को बनाए रखने का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और इसीलिए चार्ल्स बियर्ड ने कहा कि अगर सबसे बड़ी कोई विशेषता है संघवाद की तो वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन अमेरिका। अगर संविधान सर्वोच्च है तो संविधान की व्याख्या करने वाली, संविधान का इंटरप्रिटेशन करने वाली न्यायपालिका भी, जुडिशरी भी सुप्रीम है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, द जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। If any kind of dispute arise between the federal government and the state governments, it is settled by the Supreme Federal Court of America. अगर कोई विवाद होता है
तो उसे सेटल करने का काम अमेरिका का सर्वोच्च संघीय न्यायालय करता है। द सुप्रीम फेडरल कोर्ट इज द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का सर्वोच्च संघीय न्यायालय अमेरिका के संविधान को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। कीपिंग दिस इन माइंड, चार्ल्स बियर्ड had said, judicial supremacy is the main feature of the federal government system। अब अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता और महत्वपूर्ण हो जाती है जब जब हम अमेरिका के न्यायपालिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति शामिल हो जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ने अमेरिका के सर्वोच्च संघीय न्यायालय को और शक्तिशाली बना दिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि शासन का अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका यदि संविधान के विपरीत कार्य करती हैं तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय उसके कार्य को अवैध घोषित कर देता है या कर सकता है। मारवारी बनाम मेडिसिन के वाद से सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ग्रहण कर ली है। अब इतनी बड़ी शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की आ जाती है तो अमेरिका की जुडिशियरी क्या हो जाती है? सुप्रीम हो जाती है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज मेड द सुप्रीम फेडरल कोर्ट ऑफ द अमेरिका मोर पावरफुल। The power of judicial reviews has made of the Supreme Federal Court of America more powerful. Judicial review means that if the executive and legislative branches of the government act contrary to the Constitution, then the Supreme Federal Court declares their action illegal। The Supreme Federal Court has assumed the power of judicial review with the case of Marbury versus Medicine। तो बारबरी बनाम मेडिसिन के बाद में सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने कहा कि अगर कार्यपालिका और विधायिका या व्यवस्थापिका अगर संविधान के विपरीत कार्य करती हैं तो उनके कार्यों को अवैध घोषित करने, शून्य घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च संघीय न्यायालय को है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने न्यायिक सर्वोच्चता को और मजबूत बना दिया है। अब संघीय व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। ये संघवाद का ये और महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि वहां पर न्यायपालिका, वहां पर पहला तो न्यायिक पुनर्विलोकन से आपने देख लिया कि उससे न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्थापित हो गई है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी। अब इसके बाद संघवाद के और क्या, संघीय शासन के और कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान में पाए जाते हैं? तो वो है ड्वेल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। संघवादी राज्य में दो नागरिकता होती है, एक नागरिकता संघ की और दूसरी नागरिकता राज्य की। यह संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप जानते हैं संघ की, राज्यों की पहले से ही नागरिकता होती है और दूसरी नागरिकता जो बनाई गई नागरिकता है वह संघ की नागरिकता होती है। यह किसी भी संघवादी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ड्वेल सिटीजनशिप। इन फेडरलिस्ट स्टेट there are two citizenship. One is the citizenship of the federation or union, and the other is the citizenship of the state। This is a important feature of the federation। ये महत्वपूर्ण हो गया। और अन्य जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह है कि यहाँ व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। व्यवस्थापिका माने लेजिस्लेचर के दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों से 2 सेनेटर चुन करके सीनेट में आते हैं।
तो वहां पर सीनेट की जो प्रभावी सदस्य संख्या है वो 100 हो जाती है। तो जो उच्च सदन है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है वह अमेरिका संघ का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहां पर बाई क्रिमिनल व्यवस्थापिका होती है। तो वहां पर दो व्यवस्था, टू हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर in a federalist state. There are two house of legislature. The upper house represents of the state, and the lower house represents of the union. The U.S. Senate represents the state. Two members of the Senate are elected from each state. Thus, the effective membership of the Senate is 100. The lower house is called the House of Representatives, which presents the American Union. वह अमेरिका के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी संघवादी राज्य में दो व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। संघवादी राज्य में व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। उच्च सदन राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा निम्न सदन संघ का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका का सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक राज्य से सीनेट के दो सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार सीनेट की प्रभावी सदस्य संख्या 100 होती है। निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है, जो अमेरिकी संघ का प्रतिनिधित्व करता है। अंग्रेजी में इसे आप सुन चुके हैं। टू हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इन द फेडरलिस्ट स्टेट, देयर आर टू हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। द अपर हाउस रिप्रेजेंट्स ऑफ द स्टेट एंड द लोअर हाउस represents the union. The US Senate represents the states. Two members of the Senate are elected from each state. Thus, the effective membership of the Senate is 100. The lower house is called the House of Representatives, which represents the American Federation या अमेरिकन यूनियन। अब अंतिम जो लक्षण है वो संघवाद का यह है कि अमेरिका अटूट संघ है। अटूट संघ का अर्थ है कि ये कभी मिट नहीं सकता है। फिलाडेल्फिया नगर में बैठ करके अमेरिका के संविधान के विशेषज्ञों ने जिस संघवादी संविधान का निर्माण किया, 50 इकाइयों ने मिलकर संघ बनाया, उससे कोई भी इकाई बाहर नहीं हो सकती है। अमेरिका के संघ में तो कोई सम्मिलित हो सकता है, लेकिन संघ से बाहर कोई नहीं जा सकता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार कोई नया राज्य अमेरिका संघ में सम्मिलित हो सकता है, परंतु कोई राज्य अमेरिका संघ से बाहर नहीं जा सकता है। इस प्रकार अमेरिका एक अटूट संघ है जो कभी टूट नहीं सकता है। कोई भी राज्य अमेरिका संघ से बाहर नहीं जा सकता है, कोई रिबेलियन विद्रोह करके बाहर नहीं जा सकता है। अनब्रेकेबल यूनियन और अनब्रेकेबल Federation. According to Article 4 of the Constitution of America, any new state can join the Union of America, but no state can go out of the American Union. Thus, America is an unbreakable federation. तो अमेरिका एक अटूट संघ है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केसी वेयर ने अमेरिका को एक आदर्श संघ कहा है। स्ट्रांग ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघात्मक संविधान कहा है। केसी वेयर हैज कॉल्ड अमेरिका इज ए आइडियल यूनियन। स्ट्रांग हैज कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेडरल constitution of the